नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। वंदे भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर, जहां मामले को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेश खाली के इर्द गिर्द भटक रही है। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाए, वो बेहद संगीन और शर्मनाक आरोप हैं। अलग अलग जांच बिठाई जा चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। संदेश खाली सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। आलम यह है कि संदेश खाली में किसी के भी एंट्री आसान नहीं है। साथ ही बात होगी 24 के चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन में हैं, रणनीति बनाने में जुटी हैं। 24 के चुनाव से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी में अकाउंट वाला तनाव आ गया है। कांग्रेस ने अकाउंट फ्रीज होने का आरोप लगाया। हालांकि कुछ ही देर बाद कांग्रेस के ही एक नेता ने अकाउंट इस्तेमाल करने की बात कही। ऐसे में सवाल उठता है, चुनावी बेला के पहले क्या कांग्रेस ने विक्टिम कार्ड खेला है? साथ ही मराठा आरक्षण को लेकर भी बात होगी। आरक्षण को लेकर रण जारी है। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे चौथी बार भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इसी बीच महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री शिंदे को सौंपी है। 20 फरवरी से होने वाले विशेष सत्र से पहले इस रिपोर्ट को बेहद अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट में जिक्र क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात संदेश खाली की। कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर संदेश खाली सुलग रहा है। कुछ दिन पहले यहां की महिलाओं ने टीएमसी नेता पर गंभीर आरोप लगाए। उस आरोप का सच हर कोई जानना चाहता है। इसको लेकर बीजेपी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया, टीम का गठन किया और आज जब 6 सदस्यीय टीम संदेश खाली गई तो रास्ते में ही रोक दिया गया। संदेश खाली की महिलाएं इंसाफ मांग रही हैं। यौन शोषण और जमीन हड़पने का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख बंगाल की पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी तक क्या क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन आपको बता देते हैं। महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर आरोप लगा। संदेश खाली में पीड़ित महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी का डेलीगेशन संदेश खाली जाना चाहता था, उसे रोक दिया गया। कोलकाता में बीजेपी का डेलीगेशन राज्यपाल से भी मिला। बीजेपी डेलीगेशन ने प्रशासन पर आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी की भी संदेश खाली में एंट्री नहीं हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने राष्ट्रपति को बाकायदा एक रिपोर्ट सौंपी है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई का भरोसा दिया। हाईकोर्ट में भी इसको लेकर तारीख दी गई। बीजेपी डेलीगेशंस को रोका गया, अधीर रंजन चौधरी की मनाही। नॉर्थ 24 परगना का गांव संदेश खाली में एंट्री आसान नहीं है। मीडिया, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, किसी को भी संदेश खाली में घुसने की इजाजत नहीं है। सभी को संदेश खाली से कुछ किलोमीटर दूर रोक दिया जा रहा है। बीजेपी की 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बंगाल पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया, तो वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की भी मनाही कर दी गई है। बीजेपी के डेलीगेशंस की जब एंट्री नहीं हुई तो वो रास्ते में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई। संदेश खाली के पीड़ित परिवार से मिलने पर मनाही करने के बाद बीजेपी डेलीगेशंस राज्यपाल से सीधे मिलने पहुंची। सूबे की सरकार और प्रशासन की शिकायत राज्यपाल से की। डेलीगेशंस की सदस्य पीड़ित परिवार से नहीं मिलने देने पर शासन और सरकार पर हमलावर रही। बिल्कुल, हमारी पहली मांग कि जो डेलीगेशन आया है वो डेलीगेशन उन पीड़ित परिवार से मिलेगा। बहनों से, बेटियों से हम मिलना चाहते हैं। एक महिला पे अत्याचार हुआ, महिला टीम आई है, महिला पुलिस खड़ी है, महिला इस राज्य की मुख्यमंत्री है और जिस तरह से यहाँ पे उस एक महिलाओं से मिलने के लिए इस टीम को रोका जा रहा है, लग नहीं रहा है कि इस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है। बांग्लादेश सीमा से सटे संदेश खाली में धारा 144 लगी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इस गांव में टीएमसी नेता शाहजहां शेख का आतंक फिल्मों के विलेन जैसा है। शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर जबरन जमीन पर कब्जा करने, बिना पैसे की मजदूरी कराने, मेहनताना मांगने पर पिटाई और महिलाओं से रेप जैसे आरोप हैं। एक तरफ इस मामले को लेकर बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है, तो वहीं अब यह मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। बीजेपी डेलीगेशंस को पीड़ितों से नहीं मिलने देने पर बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग की। याचिकाकर्ता ने देश की सबसे बड़ी अदालत की निगरानी में सीबीआई और एसआईटी की जांच की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर भरोसा दिलाया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे। संदेश खली मामले में भी मैंने ये रिक्वेस्ट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि जजेस की एक कमेटी बनाई जाए जो उन पीड़िताओं से मिले, उनसे इंटरेक्ट करे, उन हैंड होल्डिंग करे और कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन या जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी उनका प्लाइट है, उसको समझने की कोशिश करे। साथ ही साथ मैंने मुआवजे की मांग की है कि इन महिलाओं को मुआवजा मिले। जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने टाइमली एक्शन नहीं लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरह की बात मैंने की है। अल्टीमेटली मैंने संदेश खली के उन महिलाओं, उन पीड़ित महिलाओं जो कि बहुत ही निचले तबके से आती हैं, जिनकी आवाज भी अभी तक नहीं आ पा रही थी, उन सबों के लिए न्याय की मैंने मांग की है। संदेश खाली पर बीजेपी प्रदेश की सरकार को घेर रही है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। संदेश खाली की महिलाओं के आरोपों की जांच के लिए अलग अलग जांच बिठाई जा चुकी है, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। संदेश खाली सियासी जंग का मैदान बन चुका है और 3 दिनों से बीजेपी और पुलिस में झड़प जारी है। संदेश खाली की घटना कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाती है। इस घटना से प्रदेश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आरोपियों की निगरानी में देरी क्यों? क्या आरोपियों को बचाने में जुटी है प्रशासन? कब मिलेगा पीड़ित महिलाओं को इंसाफ? आरोपी शाहजहां शेख को कौन दे रहा है संरक्षण? संदेश खाली को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी महिला उत्पीड़न मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बुधवार को संदेश खाली जा रहे थे, मगर उन्हें पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया। इससे पहले मंगलवार को बशीर घाट में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बीजेपी के डेलीगेशंस को संदेश खाली में तो नहीं जाने दिया गया। अब सबकी नजर 19 फरवरी को है, जिस दिन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पीड़ित महिलाओं से मिलेंगी। उधर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। एनसीएससी के अध्यक्ष अरुण हल्दर और मेंबर अंजू बाला ने गुरुवार को पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की थी। एनसीएससी की सदस्य अंजू बाला ने सूबे की सरकार पर हमला बोला। तो इस तरीके से नहीं चलता, इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं, लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। और जहाँ तक हम ये चीजें देख पा रहे हैं कि 376 का मुकदमा भी उनपे नहीं लगा। आज हम विजिट करेंगे और जो सारे मुकदमे लग सकते हैं वो सारे लगवाएंगे। पश्चिम बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी है और इस मामले में एक बार फिर से प्रदेश और देश के सियासी फिजाओं में उबाल जरूर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चुनाव से पहले कांग्रेस टेंशन में है। कांग्रेस को इस बार तनाव सीट शेयरिंग और नेताओं को लेकर नहीं, बल्कि बैंक खाते की फ्रीज होने को लेकर है। दरअसल अजय माकन ने आज दावा किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पार्टी के कई खातों के अकाउंट्स को दरअसल फ्रीज कर दिया। हालांकि कुछ ही देर बाद कांग्रेस के ही नेता विवेक तनखा ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से राहत की बात कही, लेकिन अजय माकन का दावा है कि अकाउंट्स अभी भी फ्रीज हैं। ऐसे में सवाल यह कि अकाउंट फ्रीज को लेकर क्या ब्लेम गेम चल रहा है? चौबीस का चुनाव, अकाउंट पर तनाव, कांग्रेस ने खेला विक्टिम कार्ड का खेला। क्या अभी भी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज हैं? सोशल मीडिया एक्स पर ये दोनों पोस्ट कांग्रेस के नेताओं की है। विवेक तनखा ने अपने पोस्ट में अकाउंट इस्तेमाल की बात लिखी है, तो दूसरा पोस्ट अजय माकन का है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज है। कौन सही और कौन गलत, ये कांग्रेस के नेता ही जानते हैं। लेकिन जैसे अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, कांग्रेस यूथ के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हंगामा से पहले कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। युवा कांग्रेस का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया है। अजय माकन ने तो यहाँ तक कह दिया कि पार्टी के पास लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है?
और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस ने इनकम टैक्स महकमा पर कई सारे आरोप लगाए। कांग्रेस के बड़े आरोप, कांग्रेस के कई सारे अकाउंट फ्रीज, क्राउड फंडिंग और यूथ कांग्रेस का पैसा भी फ्रीज। आईटी ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी। साल 2018-19 के आईटी रिटर्न के आधार पर रिकवरी मांगी। अजय माकन के इस आरोप के कुछ समय बाद कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आईटी ट्रिब्यूनल की तरफ से फिलहाल राहत मिल गई। आईटी दिल्ली के निर्देश पर अकाउंट इस्तेमाल की अनुमति मिली है। अगले बुधवार को अंतरिम राहत पर सुनवाई होगी। लेकिन अजय माकन कह रहे हैं कि अभी भी खाते फ्रीज हैं। उनकी पार्टी को कोई राहत नहीं मिली है। उन लोगों से खाते में 115 करोड़ रखने को कहा गया है। इसका मतलब है कि खाते फ्रीज हैं। खैर, अब इंतजार 21 फरवरी का है, जिस दिन इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल इस मामले पर तफसील से सुनवाई करेगा और फैसला सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मराठा रिजर्वेशन को लेकर कई दिनों से महाराष्ट्र में गहमागहमी चल रही है। आरक्षण की मांग को लेकर कई मराठा संगठन महाराष्ट्र में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मराठा रिजर्वेशन को लेकर एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया। शिंदे ने कहा कि मराठा रिजर्वेशन के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को विधानसभा के विशेष सत्र यानी 20 फरवरी को सदन में रखा जाएगा। मराठा आरक्षण के लिए दिन काफी अहम हो सकता है। मराठा आंदोलन महाराष्ट्र में रण। शिंदे सरकार ने बढ़ाया कदम, मिलेगा मराठा आरक्षण। आयोग ने सीएम शिंदे को सौंपी मराठा आरक्षण की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है। मराठा नेता मनोज जरांगे चौथी बार अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं और इसी बीच महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय की सामाजिक और वित्तीय स्थिति पर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंप दी। 20 फरवरी से विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले आयोग की रिपोर्ट को अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। निश्चित रूप से मराठा समाज को आरक्षण मिल सकता है, ऐसा हमें विश्वास है। और ये मराठा समाज का आरक्षण देते समय ओबीसी समाज जो है उस पर कोई अन्याय ना हो, अन्य समाज के ऊपर कोई अन्याय ना हो, उनका रिजर्वेशन कम ना हो, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए सरकार इस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल समिति के सामने रखेगी। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी और अब नजर विशेष सत्र पर है। महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने का खाका तैयार किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा केस में अब मुख्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। हल्द्वानी में हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। हिंसा के 9 दिन बीतने के बाद भी अब तक दोनों को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब नहीं हो पाई। वहीं दोनों आरोपियों के विदेश भागने की भी आशंका जताई जा रही है और इसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। इस बीच हल्द्वानी पुलिस ने फरार 9 उपद्रवियों के पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। इन पोस्टर्स में हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जा रहे अब्दुल मलिक और उसके बेटे की भी तस्वीर है। हिंसा के सभी आरोपी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर चिन्हित किए जा रहे हैं। समझिए कौन कौन आरोपी इसमें हैं। अब्दुल मलिक पुत्र अब्दुल रज्जाक, अब्दुल मोईद पुत्र अब्दुल मलिक, बाप बेटे दोनों आरोपी हैं। दोनों के पोस्टर्स लग चुके हैं। तस्लीम पुत्र साबिर कुरैशी, अयाज अहमद पुत्र शकील अहमद, मौकिन सैफी पुत्र नईन सैफी, जिया उल रहमान पुत्र अखलाक हुसैन, रईस उर्फ दत्तू पुत्र रफीक अहमद। इसके अलावा शकील अंसारी पुत्र जमील अहमद भी आरोपी है। वसीम उर्फ हप्पा पुत्र अनीस सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया गया है और इसका भी पोस्टर चस्पा कर दिया गया है। इन सभी की तलाश की जा रही है, दबिश दी जा रही है और इसको लेकर बाकायदा पुलिसिया कार्रवाई भी तेज है।